कमर्शियल रियल एस्टेट में एक नाम जो हर इन्वेस्टर ने सुना है, जब ईडी, एफआईआर, एलिगेट मनी लॉन्ड्रिंग और बायर कंप्लेंट जैसे शब्द किसी डेवलपर के साथ जुड़ने लगते हैं, पूरे ट्रस्ट सिस्टम पर सवाल उठता है। क्या आज भूटानी से प्रॉपर्टी लेना सेफ है या रिस्क? एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी के थ्रू हुआ। इसके साथ साथ ही उनका मार्केटिंग अप्रोच काफी अग्रेसिव रहा। भूटानी का बिजनेस मॉडल काफी हद तक इन्वेस्टर ड्रिवन रहा। कोई फाइनल वर्डिक्ट या कन्विक्शन पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है, जिसमें राइज भी है, रीच भी है, रिस्क भी है और रियलिटी। 100 ऑफ करोड़, मल्टीपल एफआईआर, इन्फॉर्मेंस, डायरेक्टर प्रोब और फिर भी एनसीआर के कमर्शियल रियल एस्टेट में एक नाम जो हर इन्वेस्टर ने सुना है। कमर्शियल रियल एस्टेट को यूजुअली सेफ, स्टेबल और रेंटल इनकम ड्रिवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लेकिन जब ईडी, एफआईआर, एलिगेट मनी लॉन्ड्रिंग और बायर कंप्लेंट जैसे शब्द किसी डेवलपर के साथ जुड़ने लगते हैं, तो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं, पूरे ट्रस्ट सिस्टम पर सवाल उठता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूटानी ग्रुप के बारे में, एक ऐसा कमर्शियल रियल एस्टेट ब्रांड जो एक तरफ एनसीआर के प्रीमियम कमर्शियल स्पेस के लिए जाना जाता है और दूसरी तरफ रीसेंट ईयर में सीरियस इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशन के कारण हेडलाइन में रहा। फैक्ट्स क्या है, एलिगेशन क्या है, बायर क्या कह रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आज भूटानी से प्रॉपर्टी लेना सेफ है या रिस्की? मैं हूँ शैली मदान और आप देख रहे हो रियल एस्टेट रिव्यू विद शैली रियलिटर लाइफ। भूटानी ग्रुप का राइज ओवरनाइट नहीं हुआ, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी के थ्रू हुआ। नोएडा के कुछ स्ट्रेटेजिक कमर्शियल प्रोजेक्ट जैसे सेक्टर 62, सेक्टर 132, एक्सप्रेसवे बेल्ट और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कमर्शियल जोन पर भूटानी ने अर्ली एंट्री ली। ये वही लोकेशन थी जहां आईटी ऑफिसेस, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी और फ्यूचर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग नैरेटिव ऑलरेडी बिल्ड हो रहा था। भूटानी ने डिमांड को समझा और कमर्शियल रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया, सिर्फ एक ऑफिस स्पेस की तरह नहीं। इसके साथ साथ ही उनका मार्केटिंग अप्रोच काफ़ी अग्रेसिव रहा। अश्योर्ड रिटर्न और लीज गारंटी जैसे वर्ड इन्वेस्टर कम्युनिकेशन का सेंटर बन गया। स्मॉल टिकट साइज कमर्शियल यूनिट ने रियल एस्टेट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया, जो रेजिडेंशियल से मूव करके कमर्शियल रिटर्न एक्सप्लोर करना चाहते थे। लार्ज फसाड टावर्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर और प्रीमियम विजुअल ने प्रोजेक्ट को विजुअली एस्पिरेशनल बना दिया। इसी वजह से भूटानी को एनसीआर मार्केट में धीरे धीरे एक अग्रेसिव कमर्शियल डेवलपर के तौर पर देखा जाने लगा। मार्केट स्टेटस की बात की जाए तो अपने पीक फेज में भूटानी ग्रुप को नोएडा के टॉप कमर्शियल डेवलपर में काउंट किया जाता था, खासकर ऑफिस और रिटेल मिक्स डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्री के अंदर परसेप्शन ये था कि भूटानी फास्ट एग्जीक्यूशन प्रॉमिस करते हैं, इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान देते हैं और प्री लॉन्च स्टेज पर स्ट्रॉन्ग सेल पुश करते हैं। लेकिन रियल एस्टेट का एक फंडामेंटल रूल है, सिर्फ सेल से नहीं बल्कि डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी से लॉन्ग टर्म रेपुटेशन बनती है। और यहीं से स्टोरी का टोन धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो ज़्यादा ओपनली डिस्कस नहीं होती, वो है कि भूटानी का बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक इन्वेस्टर ड्रिवन रहा, एंड यूजर ड्रिवन कम रहा। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में अश्योर्ड रिटर्न नैरेटिव मार्केटिंग का हिस्सा बने रहे और बायर बेस का एक लार्ज पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर का था, इंस्टीट्यूशन का नहीं। ये मॉडल तब तक स्मूथली काम करता है जब तक कैश फ्लो अनइंटरप्ट रहा। जैसे ही मार्केट सेंटिमेंट या रेगुलेटरी प्रेशर बढ़ता है, इस मॉडल पर स्ट्रेस दिखना शुरू हो जाता है। और अब आते हैं सबसे सेंसिटिव लेकिन जरूरी पार्ट पर। रिसेंट ईयर में ईडी ने भूटानी ग्रुप और कुछ रिलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशन के तहत इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की। और यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर रखना जरूरी है, ये सब मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं। कोई फाइनल वर्डिक्ट या कन्विक्शन पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है। कंपनी ने मीडिया के थ्रू ये स्टेटमेंट दिया है कि वो अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीपल एफआईआर्स बायर्स कंप्लेंट के बेस पर फाइल हुई, जहां एलिगेशन में फंड डाइवर्जन, प्रोजेक्ट डिलेज और नॉन डिलीवरी जैसे इशू मेंशन किए गए।
ईडी ने डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को स्क्रूटनी के अंडर लिया। यहाँ हम एक चीज क्लियरली कहना चाहते हैं, एलिगेशन वर्डिक्ट नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और लीगल प्रोसेस अपने कोर्स फॉलो कर रहा है। अगर बात की जाए बायर कंप्लेंट्स एंड रिव्यू की, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म और मीडिया इंटरव्यूज के थ्रू बायर ने प्रोजेक्ट डिले, रिफंड रिलेटेड इशू, कम्युनिकेशन गैप और लीज या रिटर्न एक्सपेक्टेशन के मिसमैच जैसे पॉइंट सामने लाए। ये भी समझना जरूरी है कि हर प्रोजेक्ट और हर बायर का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि किसी भी बिल्डर को जज करने से पहले उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एग्रीमेंट क्लॉजेस और पेमेंट स्ट्रक्चर को डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए। अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो आज के टाइम पर भूटानी ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हैं और कुछ अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में हैं। भूटानी का फ्यूचर काफ़ी हद तक इन्वेस्टिगेशन के आउटकम्स, प्रोजेक्ट डिलीवरी, कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूवमेंट पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, ये थी भूटानी ग्रुप की एक कंप्लीट फैक्ट बेस्ड स्टोरी, जिसमें राइज भी है, रीच भी है, रिस्क भी है और रियलिटी भी। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान बना रहे हो या किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर क्लैरिटी चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के लिए हमसे कनेक्ट करिए। मैं हूं शैली मदन, आपकी ट्रस्टेड रियल एस्टेट एडवाइज़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डेवलपर और एक और रियलिटी चेक के साथ। इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर।